राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा नोट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इतिहास के किसान आंदोलन के बारे में इस पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है, तो जितने भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं सेशन, और इसमें हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चलता है, तो 1897 से 1941 तक। कुल कितने वर्षों तक, तो 44 वर्ष तक बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है। बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान भीलवाड़ा में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। 1117 के बिजोलिया अभिलेख में बिजोलिया को किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो 1170 के बिजोलिया अभिलेख में बिजोलिया को विंध्यवल्ली कहा गया है। विंध्यवल्ली के बाद विजयावल्ली हुआ, विजयावल्ली के बाद अपभ्रंश होते होते बिजोलिया की उत्पत्ति हो जाती है। तो 1170 के बिजोलिया अभिलेख में बिजोलिया को विंध्यवल्ली कहा गया है, याद रखिएगा। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, तो अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। खानवा युद्ध के बाद महाराणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना दिया था। प्रश्न बन सकता है कि अशोक परमार जो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था, उसे किसने दिया था बिजोलिया ठिकाना, तो खानवा युद्ध के बाद महाराणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना दे दिया था। यह आंदोलन ऊपरमाल क्षेत्र में किसके द्वारा किया गया था, तो धाकड़ जात के किसानों के द्वारा किया गया था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, यह ऊपरमाल क्षेत्र में किस जात के किसानों द्वारा, तो धाकड़ जात के किसानों के द्वारा किया गया था। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, ऊपरमाल का क्षेत्र कहलाता है। कहाँ से, तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक जो ऊपर उठा हुआ भाग है वही ऊपरमाल क्षेत्र कहलाता है। और ऊपरमाल क्षेत्र में धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा बिजोलिया आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन था। पूछ ले, भारत का प्रथम अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन था, अहिंसक था। साथ ही साथ राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। क्यों, क्योंकि यह कुल 44 वर्षों तक चला। कारण क्या था, अत्यधिक कर व लागबाग। अत्यधिक कर व लागबाग जो बिजोलिया किसान आंदोलन में थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 84 कर थे। यह 3 चरणों में पूरा हुआ था। प्रथम चरण 1897 से 1916 तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन का, जिसमें नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास जी। पूछ लेता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो साधु सीताराम दास जी थे। कब से कब तक चला था, तो 1897 से 1916 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण चलता है। फिर द्वितीय चरण की बात करें तो 1916 से 1927 तक चलता है बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण, 1916 से 1927 तक। इसमें नेतृत्व किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा नेतृत्व का कार्य किया गया था। तृतीय चरण कब से चलता है, तो 1927 से 1941 तक तृतीय चरण चलता है। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जमनालाल बजाज थे। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे प्रथम चरण के बारे में विस्तार से। प्रथम चरण जो 1897 से 1916 तक चला, तो बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने भूमि कर में वृद्धि की, जिससे किसानों ने विरोध किया था। साथ ही गिरधारीपुरा गांव में किसान गंगाराम धाकड़ के घर मौसर, मौसर का मतलब जो मृत्यु भोज होता है, इसके अवसर पर सभा बुलाई गई थी। तो किस किसान के यहाँ गिरधारीपुरा गाँव में सभा बुलाई गई थी, गंगाराम धाकड़ के यहाँ। किस अवसर पर यह सभा थी, तो मौसर अर्थात मृत्यु भोज पर यह सभा थी। किसानों ने नानजी और ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर के किसके पास भेजा था, तो किसानों ने नानजी ठाकरी और ठाकरी पटेल इन दोनों को शिकायत लेकर के, कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर के महाराणा फतेह सिंह उदयपुर के पास भेजा था। पूछ लेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो था, इसमें शिकायत लेकर के महाराणा फतेह सिंह के पास कौन गया था, तो नानजी और ठाकरी पटेल गए थे। किसकी शिकायत थी वो, तो कृष्ण सिंह की शिकायत थी। महाराणा ने जांच अधिकारी के रूप में हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा, जिसने अपनी रिपोर्ट में किसानों का पक्ष लिया, परंतु महाराणा ने इस रिपोर्ट का पालन ही नहीं किया। जांच अधिकारी कौन था पहले चरण में, तो हामिद हुसैन। जो किसान गए थे शिकायत करने, तो उसकी जांच के लिए हामिद हुसैन को महाराणा ने भेजा और कहा कि जा कर के देखो वर्तमान स्थिति क्या है। तो हामिद हुसैन को याद रखिएगा।
ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरी पटेल को देश निकाला दिया तथा उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया था। उनकी जो चल और अचल संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया और उन्हें देश निकाला दे दिया था। किसने? कृष्ण सिंह ने। किसको दिया था? तो नानजी और ठाकरी पटेल। क्यों? क्योंकि इन्होंने महाराणा के पास जा करके कृष्ण सिंह का शिकायत किया था। कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर लगाया। यह प्रतिवर्ष 5 रुपये की राशि ली जाती थी। चौरी कर किसने लगाया था? तो कृष्ण सिंह ने लगाया था। ठीक है ना। कब लगाया था? तो किसान आंदोलन के प्रथम चरण में। ठीक है ना। इस कर के विरोध में किसानों ने भूमि को पड़त छोड़ दिया था। प्रश्न बना हुआ था कि किसानों ने किस कर के विरोध में भूमि को पड़त छोड़ा था? तो चौरी कर के विरोध में किसानों ने भूमि को पड़त छोड़ा था। चौरी कर में कितने रुपए कर के रूप में लिए जाते थे? तो 5 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से लिए जाते थे। 1906 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर को समाप्त किया तथा भूमि कर में भी कमी की थी। ठीक है। जब किसान भूमि को अपनी पड़त छोड़ करके चले गए तो खेती कौन करेगा? किसान ही करेगा ना। जब किसान छोड़ के चला गया तो फिर बाद में कृष्ण सिंह गए और उनको मना के लेके आए और कहे कि हम चौरी कर को समाप्त करते हैं, साथ ही साथ भूमि कर में भी कमी करते हैं। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद उनका दत्तक पुत्र पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह के पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। कहाँ का ठाकुर बना? तो बिजौलिया का ठाकुर बना। जाहिर सी बात है, कृष्ण सिंह बिजौलिया के ठाकुर थे तो उनकी मृत्यु होती है तो उनका दत्तक पुत्र पृथ्वी सिंह बिजौलिया का ठाकुर बनता है 1906 में। पृथ्वी सिंह ने किसानों से तलवार बधाई कर या उत्तराधिकार शुल्क वसूला था। किसने किसानों से तलवार बधाई या उत्तराधिकार शुल्क वसूला? तो पृथ्वी सिंह, जो ठाकुर कृष्ण सिंह के बेटे थे। ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले बधाई कर, तलवार बधाई कर या उत्तराधिकार कर वसूला था। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह बिजौलिया का ठाकुर बनता है। 1914 में कृष्ण सिंह का लड़का पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह जो है वो बिजौलिया का ठाकुर बनता है। महाराणा फतेह सिंह ने अमर सिंह राणावत को केसरी सिंह का संरक्षक घोषित किया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराणा फतेह सिंह उदयपुर वाले ने अमर सिंह राणावत को किसका संरक्षक नियुक्त किया? तो केसरी सिंह का नियुक्त किया। केसरी सिंह किसके लड़के थे? तो पृथ्वी सिंह के लड़के थे। इसने महाराणा को भूमि कर में कमी करने का सुझाव दिया परंतु पालन नहीं किया गया। केसरी सिंह के काल में ही 1916 में प्रथम विश्व युद्ध हेतु युद्ध कर वसूला गया था। प्रथम विश्व युद्ध के लिए युद्ध कर किसके शासनकाल में वसूला गया था? तो केसरी सिंह के शासनकाल में वसूला गया था। इस चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास ने किया था। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। साधु सीताराम ने बिजौलिया में पुस्तकालयाध्यक्ष की नौकरी छोड़कर किसानों का नेतृत्व किया था। ये आप समझ सकते हैं साधु सीताराम कितने महत्वपूर्ण थे कि जिन्होंने बिजौलिया में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर ये थे, अर्थात पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर ये कार्यरत थे, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा और साथ ही साथ किसानों का नेतृत्व किया था। साधु सीताराम के सहयोगी कौन कौन थे? तो ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, हरिभाई किंकर। ये तीनों लोग जो थे ये साधु सीताराम जी के समर्थक या सहयोगी थे। कौन कौन थे? ब्रह्मदेव जी थे, फतेहकरण चारण जी थे, हरिभाई किंकर जी थे। हरिभाई किंकर द्वारा बिजौलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन किया जाता था। पूछ लेगा विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? तो हरिभाई किंकर के द्वारा किया जाता था, जो प्रथम चरण में साधु सीताराम जी के सहयोगी के रूप में भी थे। तो ये 3 नाम आप जरूर याद रखिएगा। ब्रह्मदेव, जिन्हें ब्रह्मदत्त भी कहते हैं, फतेहकरण चारण, और कौन था? तो सीधी सी बात है हरिभाई किंकर। ये लोग क्या थे? तो साधु सीताराम के सहयोगी थे। ठीक है ना। बात करेंगे ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारिणी सभा की बैठक हुई थी। विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन कर कौन रहा था? हरिभाई किंकर। विद्या प्रचारिणी सभा की बैठक कहाँ हुई थी? तो ओछड़ी गांव में। इसी बैठक में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व ग्रहण किया था। पूछ लेगा कि विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किस सभा में गठन किया, मतलब संभाला था या नेतृत्व ग्रहण किया था? तो विद्या प्रचारिणी की ओछड़ी गांव के सभा में विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है आपका दूसरा चरण। ठीक है। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने। आप भी समझ रहे हैं कि ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारिणी सभा की बैठक होती है जिसमें साधु सीताराम जी आग्रह करते हैं विजय सिंह पथिक से कि महोदय आप बन जाओ, अब आप ही नेतृत्व करो। तो सहर्ष स्वीकार करते हैं विजय सिंह पथिक जी
और दूसरा चरण हमारा शुरू होता है 1915 से लेकर के 1927 तक। नेतृत्व विजय सिंह पथिक जी कर रहे हैं। पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, तो विजय सिंह पथिक ने किया था। इसमें कितने सदस्य थे ऊपरमाल पंच बोर्ड में, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड में 13 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था ऊपरमाल पंच बोर्ड का, तो मन्ना लाल पटेल अध्यक्ष थे। जबकि अगर वर्तमान समय रहता तो जब कोई बोर्ड की गठन करता है तो वो खुद उस बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है, लेकिन विजय सिंह पथिक ने ऐसा नहीं किया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का स्थापना 1917 में करते हैं और इसमें 13 सदस्य थे और अध्यक्ष बनाते हैं मन्ना लाल पटेल को। पथिक ने ऊपरमाल डंका समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। पथिक ने अर्थात विजय सिंह पथिक किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो ऊपरमाल डंका का प्रकाशन किया था। तथा रामनारायण चौधरी की सहायता से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। राजस्थान केसरी कहाँ से प्रकाशित होता था, तो वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित होता था। साथ ही साथ पथिक ने जो अकेले दम पे किया तो ऊपरमाल डंका समाचार पत्र था, और रामनारायण चौधरी की सहायता से किस समाचार पत्र को पथिक ने प्रकाशित किया, तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र। तो राजस्थान केसरी और ऊपरमाल डंका ये दोनों, एक में प्रत्यक्ष रूप से विजय सिंह पथिक ऊपरमाल डंका, और इसमें राजस्थान केसरी में ये रामनारायण चौधरी जी की सहायता से करते हैं। पथिक के आग्रह पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्वयं द्वारा कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र में इस आंदोलन का उल्लेख किया था। किसके आग्रह पर, तो विजय सिंह पथिक के आग्रह पर। किसने किया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। स्वयं द्वारा कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप समाचार पत्र। इसमें इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से, तो कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रताप समाचार पत्र को प्रकाशित कौन करता था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। स्वयं इस समाचार पत्र का वो प्रकाशन करवाते थे कानपुर से। ठीक है ना, तो उसमें भी किसान आंदोलन के बारे में आपका चर्चा किया गया। इसी पत्र द्वारा बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली थी। पूछ लेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान किस पत्र के द्वारा मिली, तो प्रताप समाचार पत्र के द्वारा मिली। पूरे ये कह सकते हैं ना कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन था ये चर्चित होने लगा कि बिजोलिया में ऐसे ऐसे हो रहा है, इतना अत्यधिक लाग बाग और करों का वृद्धि किया जा रहा है। तो वो किस समाचार पत्र के द्वारा, तो प्रताप समाचार पत्र के द्वारा, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा कानपुर से किया जाता था। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय पहचान वाली बात याद रखिएगा, प्रताप समाचार के द्वारा मिली है। निम्न अन्य समाचार पत्रों में भी इस आंदोलन पर चर्चा की गई थी। जैसे अभ्युदय, ये प्रयागराज इलाहाबाद अर्थात वर्तमान प्रयागराज से प्रकाशित होता था। भारत मित्र कहाँ से होता था, तो कोलकाता से होता था। मराठा कहाँ से होता था, तो पुणे से होता था। ठीक है ना, कानपुर से प्रताप समाचार प्रकाशित होता था जिसके द्वारा हमारे इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। पथिक के आग्रह पर माणिक्यलाल वर्मा जुड़े, और माणिक्यलाल वर्मा ने अध्यापक थे ये, तो अध्यापन छोड़कर आंदोलन में भाग लिया और कृषि को अपना मूल व्यवसाय बनाया था। पूछ लिया था कि माणिक्यलाल वर्मा का मूल व्यवसाय क्या था। 80% लोग गलत करके आए कि अध्यापन कार्य छोड़ करके वो आंदोलन में भाग लिए तो मुख्य कार्य उनका अध्यापन था। नहीं, उन्होंने अपना मूल व्यवसाय जो बनाया था वो कृषि को बनाया था। भले वो अध्यापक थे, अध्यापन का कार्य छोड़ करके किसान आंदोलन से जुड़े, लेकिन मूल व्यवसाय के रूप में उन्होंने कृषि को ही रखा था। तो आगे से याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा का मूल व्यवसाय क्या था, कृषि था। ठीक है ना। पथिक ने झंडा गीत व पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीतों का रचना किया। पथिक ने किस गीत का रचना किया, तो झंडा गीत और पीड़ितों का पंछीड़ा। पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसके द्वारा रचित है, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। झंडा गीत किसके द्वारा रचित है, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने केवल पंछीड़ा नामक गीत का रचना किया था। पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक, झंडा गीत विजय सिंह पथिक। जब पंछीड़ा केवल आपसे पूछे कि पंछीड़ा नामक गीत की रचना किसने किया, तो माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा पंछीड़ा नामक गीत की रचना की गई थी। 1919 में महाराणा फतेह सिंह ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया था। पूछ लेगा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा किया गया, उदयपुर के द्वारा। कब किया गया, तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य थे, जिसमें अमर सिंह राणावत थे, अफजल अली थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद थे।
ठीक है ना। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य सदस्य थे और इन्हीं के नाम पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया था। ठीक है ना। तो ये 3 नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराणा फतेह सिंह किस आयोग का गठन करते हैं, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन करते हैं। अमर सिंह राणावत, अफजल अली और बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद इस आयोग के सदस्य रहते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में करों की अधिकता का उल्लेख किया, परंतु फिर भी कर को कम नहीं किया गया। जितने भी आयोग बन रहे हैं देखिए, सभी लोग अपना यही मत दे रहे हैं कि करों में आप कमी करिए, लेकिन कर पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फरवरी 1921 में द्वितीय आयोग का गठन किया गया। द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था, तो फरवरी 1921 में किया गया। इसके सदस्य थे रमाकांत मालवीय, राज सिंह और तख्त सिंह। द्वितीय आयोग के सदस्य जो हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बात करेंगे, इस आयोग ने भी किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी करों को कम नहीं किया गया। 1922 में एजीजी हॉलैंड ने 84 में से 35 करों को समाप्त कर दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में पहली बार 84 में से 35 करों को समाप्त करने का कार्य किसने किया, एजीजी हॉलैंड ने किया। नहीं, अभी केवल घोषणा किया, परंतु जागीरदारों के द्वारा उसे लागू नहीं किया गया। जो हॉलैंड था एजीजी, उसने कहा कि ठीक है 84 में से 35 करों को समाप्त कर दीजिए, लेकिन जो हमारे जागीरदार बैठे थे, अपनों के खून चूसने वाले, अपने किसानों को प्रताड़ित करने वाले जागीरदार, उन्होंने एजीजी हॉलैंड के बातों को लागू नहीं किया। 1923 में पथिक को बंदी बनाया गया और 1927 में मुक्त किया गया था। विजय सिंह पथिक को बंदी बनाया जाता है कब, 1923 में, मुक्त किया जाता है 1927 में। पथिक का संदेशवाहक कौन था, बहुत महत्वपूर्ण है, तो तुलसी भील पथिक के संदेशवाहक के रूप में कार्य करता था। उनके संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता था। तृतीय चरण शुरू होता है 1927 में। नेतृत्व किसने किया था, तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व को स्वीकार किया जमनालाल बजाज ने, और हरिभाई उपाध्याय को प्रतिनिधि नियुक्त किया था। जमुना बजाज ने अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था, हरिभाई उपाध्याय को जमुना बजाज ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। रमाबाई, नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। पूछ लेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो रमाबाई ने किया, नारायणी देवी ने किया, अंजना देवी चौधरी ने किया था। तो यहाँ से 3 प्रश्न, 3 के तीनों स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट हैं। तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया, तो जमनालाल बजाज ने किया। अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त करते हैं, तो हरिभाई उपाध्याय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो रमाबाई, नारायणी देवी और अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। टी राघवाचार्य, विल्किंसन और माणिक्यलाल वर्मा के प्रयास से 84 में से 35 करों को समाप्त कर दिया गया और यह आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। किसके प्रयासों से 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए गए, तो टी राघवाचार्य, विल्किंसन और माणिक्यलाल वर्मा के प्रयास से। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। 1919 के अमृतसर अधिवेशन और 1920 के नागपुर अधिवेशन में भी इस आंदोलन पर चर्चा की गई थी। प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें चर्चा की गई थी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, तो याद रखिएगा 1919 के अमृतसर अधिवेशन और 1920 के नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन पर चर्चा की गई थी। मैंने आपको बताया ही, प्रताप समाचार पत्र के द्वारा राष्ट्रीय पहचान मिली गई थी। अमृतसर अधिवेशन में पथिक ने बिजोलिया का विषय उठाया तथा नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया से 3 सदस्यों को भेजा था। किस अधिवेशन में पथिक ने बिजोलिया का विषय उठाया था, तो अमृतसर अधिवेशन में 1919 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया का विषय उठाया और नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया से 3 सदस्यों को भेजते हैं। ठीक है ना। अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी आवाज़ उठाते हैं, बिजोलिया का विषय उठाते हैं और 1920 में 3 सदस्यों को भेजते हैं। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव भाई देसाई को इस आंदोलन की जांच हेतु भेजा था। महात्मा गांधी के सचिव कौन, महादेव भाई देसाई। किस लिए भेजे थे, तो इस आंदोलन की जांच के लिए भेजे थे कि इसमें कितनी सच्चाई है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास रंगभूमि में बिजोलिया आंदोलन से मिलते जुलते आंदोलन की चर्चा की है। तो वह कौन सा लेखक है जिसने अपने उपन्यास में या अपने किस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने बिजोलिया आंदोलन से मिलते जुलते आंदोलन की चर्चा की है, तो वो है रंगभूमि। रंगभूमि में सेम टू सेम जो प्रोसीजर था उससे मिलता जुलता वर्णन किया है किसने, मुंशी प्रेमचंद ने।
तो रंगभूमि को याद रखिएगा। बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। बेगू किसान आंदोलन अगर वर्तमान परिस्थिति में देखें तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। 1921 से 1925 तक बेगू किसान आंदोलन चलता है। आंदोलन का कारण क्या था? तो बस वही अत्यधिक कर व लागबाग था। यहाँ पे 53 कर थे, वहाँ 84 कर थे, यहाँ पे 53 कर थे, ठीक है ना। तो बेगू के जागीरदार कौन थे? तो ठाकुर अनूप सिंह थे, ठीक है। वहाँ पे कृष्ण सिंह थे, यहाँ पे अनूप सिंह है। आरंभिक केंद्र क्या रहा बेगू किसान आंदोलन का? तो मैनाल, भैरूकुंड भी पूछा हुआ है कि आरंभिक केंद्र जो था बेगू किसान आंदोलन का वो कौन सा था? तो मैनाल, भैरूकुंड। नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। महिला नेतृत्व किसने किया बेगू किसान आंदोलन में? तो अंजना देवी चौधरी ने किया। सक्रिय संगठन कौन था बेगू किसान आंदोलन में? तो राजस्थान सेवा संघ। स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। बात करते हैं 1922 में ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ में समझौता होता है, जिसे महाराणा फतेह सिंह ने बॉल्शेविक समझौते की संज्ञा दी है। किसके किसके मध्य समझौता हुआ? तो ठाकुर अनूप सिंह जो बेगू किसान आंदोलन के समय ठाकुर थे और राजस्थान सेवा संघ के मध्य में समझौता होता है और इसे महाराणा फतेह सिंह ने बॉल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। तो महाराणा फतेह सिंह ने बॉल्शेविक समझौते की संज्ञा किसे दी है? तो अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौते को। महाराणा द्वारा ट्रेंच के नेतृत्व में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने जुलाई 1923 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार सभी करों को जायज ठहराया था। कौन सा ऐसा कर था जो बेगू किसान आंदोलन के दौरान महाराणा द्वारा गठित किया गया? तो ट्रेंच। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ट्रेंच इसका नेतृत्व कर रहा था इस आयोग का, और इसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1923 में प्रस्तुत की और कहा कि जो सभी कर लगाए गए हैं वो सब के सब जायज हैं। उसके बाद गोविंदपुरा हत्याकांड हो जाता है 13 जुलाई 1923 को, जिसमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ को मार दिया जाता है। ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट के विरोध में गोविंदपुरा में सभा होती है, जिस पर ट्रेंच ने गोलीकांड करवा दिया था, ठीक है। झंडा गीत रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ एक मंच पे खड़े होकर के झंडा गीत गा रहे थे। उसी समय ट्रेंच पहुंचता है और गोविंदपुरा में और रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ को गोली मार देता है। तो बेगू किसान आंदोलन में पहली हत्याकांड गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को होती है। किसको गोली मारी जाती है? तो कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ को। कौन मारता है? तो ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट के विरोध में ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रेंच खुद आता है और किसानों के मध्य ये लोग अपना प्रस्तुति दे रहे होते हैं कि चाहे प्राण भले ही जाए झंडा नहीं झुकेगा। उसी पे रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ को ट्रेंच गोली मार देता है। इस आंदोलन के अंतिम भाग का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। किस आंदोलन के अंतिम भाग का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया? तो बेगू किसान आंदोलन के अंतिम भाग का नेतृत्व विजय सिंह पथिक जी के द्वारा किया गया था। मेवाड़ सरकार द्वारा 53 में से 34 कर समाप्त कर दिए गए और इसी के साथ क्या होता है? बेगू किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान महाराणा ने लाला अमृतलाल को बेगू का मुंसरिफ नियुक्त किया था। इस या बेगू आंदोलन के दौरान महाराणा ने किसे बेगू का मुंसरिफ नियुक्त किया था? तो लाला अमृतलाल को महाराणा ने क्या नियुक्त किया था? तो मुंसरिफ नियुक्त किया था। तो इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन हमारा समाप्त हो गया दोनों। अब हम बात करेंगे बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। आरंभिक केंद्र क्या था बूंदी किसान आंदोलन का? तो बरड़ था। शासक कौन था? तो रघुवीर सिंह था। कारण क्या था? तो कर की अधिकता। प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन था, राज्य के विरुद्ध यह आंदोलन कम था, ठीक है ना। प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन था, राज्य के विरुद्ध आंदोलन कम था। मतलब आप समझ रहे हैं, ऊपर से जो छूट भी मिलती थी प्रशासन उसे लागू ही नहीं होने दे रहा था। अर्थात किसानों को प्रताड़ित करने में प्रशासन का यहाँ पे ज़्यादा भूमिका था। इसलिए यह किसान राज्य के विरुद्ध कम होकर के प्रशासन के विरुद्ध ज़्यादा हुआ। तो वह कौन सा आंदोलन था जो राज्य के विरुद्ध कम था और प्रशासन के विरुद्ध अधिक था? तो वो था बूंदी किसान आंदोलन। शासक कौन था बूंदी किसान आंदोलन के समय बूंदी का? तो थे रघुवीर सिंह। आरंभिक केंद्र बूंदी किसान आंदोलन का कहाँ था? तो बरड़ था। सक्रिय संगठन कौन था? तो राजस्थान सेवा संघ यहाँ भी सक्रिय संगठन के रूप में था बूंदी किसान आंदोलन में भी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित नैनू शर्मा के द्वारा किया
गया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो पंडित नैनू शर्मा थे। बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा था, तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कराया जा रहा था। साथ ही साथ करबंदी अभियान चलाया गया, ठीक है ना। करबंदी अभियान चलाया गया था। डाबी हत्याकांड होती है बूंदी में ही। डाबी हत्याकांड कब होता है, तो 2 अप्रैल 1923 को, जिसमें देवालाल गुर्जर और नानक भील की हत्या कर दी जाती है। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोली मारा और देवालाल गुर्जर और नानक भील का मृत्यु हो जाता है। पूछ लेगा कि डाबी हत्याकांड कब घटित हुआ, तो 2 अप्रैल 1923 को। मृत्यु किसकी हुई, तो देवालाल गुर्जर और नानक भील की। गोली किसने मारा, तो इकराम हुसैन ने। बूंदी किसान आंदोलन में बिल्कुल करबंदी अभियान के जो समर्थक थे देवालाल गुर्जर और नानक भील, इनकी हत्या कर देता है इकराम हुसैन। करबंदी अभियान चलाया गया था किसकी सहायता से, तो ये मान के चलिए कि तरुण राजस्थान और पुकार नामक समाचार पत्रों में इस आंदोलन पर, किस आंदोलन पर, करबंदी के अभियान पर कि करों को बंद किया जाना चाहिए, किस समाचार पत्र में वर्णित किया गया, तो तरुण राजस्थान और पुकार नामक समाचार पत्रों में इस आंदोलन पर चर्चा किया गया था। बलिदान की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत की रचना की थी। बूंदी किसान आंदोलन में जो बलिदानी थे हमारे, अभी मुख्य रूप से आप याद रखिएगा देवालाल गुर्जर और नानक भील, इनकी स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत की रचना की और उस गीत का नाम क्या है, अर्जी। अर्जी गीत की रचना किसके द्वारा किया गया, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। किस किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा अर्जी नामक गीत का रचना किया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे घुमा के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देवालाल गुर्जर और नानक भील को आप बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में रहे ये। और नेतृत्व बूंदी किसान आंदोलन का किसने किया था, तो नैनू शर्मा जी ने किया था। किस में चर्चा किया गया था, तरुण राजस्थान और पुकार नामक समाचार पत्र में चर्चा किया गया था। बूंदी किसान आंदोलन में बलिदानी की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा जी ने कौन सा गीत का रचना किया था, तो अर्जी नामक गीत की रचना किया था। 1927 में राजस्थान सेवा संघ के भंग होने पर यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बूंदी आंदोलन समाप्त हो गया। गुर्जर किसान आंदोलन की बात करें, 1936 से लेकर के 1945 तक चलता है। इसका कारण क्या था, अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936। गुर्जर किसान आंदोलन का कारण क्या था, तो अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 मुख्य रूप से कारण बना गुर्जर किसान आंदोलन का। इसके अनुसार गुर्जर जाति को क्या किया गया था, तो अपराधी घोषित कर दिया गया था। जैसे ट्राइब एक्ट वाले में हमने चर्चा किया था कि मीणा जनजाति को ही अपराधी घोषित कर दिया गया था, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस पार्ट को। तो यहाँ पे गुर्जर किसान आंदोलन में भी क्या होता है, अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 के द्वारा गुर्जर जाति को अपराधी माना गया था। गुर्जर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो गोवर्धन सिंह और भंवरलाल जमादार के द्वारा गुर्जर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। आरंभिक केंद्र कहाँ था, तो बूंदी की तरह बरण गुर्जर किसान आंदोलन का भी आरंभिक केंद्र था। मुख्य केंद्र क्या था, तो लाखेरी। बहुत महत्वपूर्ण है, गुर्जर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, लाखेरी। 1945 में इस कानून में संशोधन किया गया, अतः यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो गुर्जर आंदोलन का मुख्य कारण अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 था। नेतृत्व किया गोवर्धन सिंह और भंवरलाल जमादार। आरंभिक केंद्र बरण था, मुख्य केंद्र कहाँ था, तो लाखेरी था। 1945 में हमारा गुर्जर किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। अलवर किसान आंदोलन के बारे में बात करें, जो 1922 से 1925 तक चला। इस समय महाराजा कौन था, तो जय सिंह थे। महाराजा जय सिंह द्वारा अलवर रियासत में तीसरी भूमि बंदोबस्त की गई, जिसके कारण से भूमि में 40% अर्थात भूमि कर में 40% की वृद्धि की गई, जिसका विरोध किसानों ने किया और अलवर किसान आंदोलन आरंभ हो जाता है। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, तो महाराजा जय सिंह के द्वारा अलवर रियासत में तीसरी भूमि बंदोबस्त करना या थर्ड भूमि बंदोबस्त करना ही अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण है। थर्ड भूमि बंदोबस्त क्या था, तो थर्ड भूमि बंदोबस्त किए जिस कारण से भूमि कर में 40% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार कारण क्या बना, अत्यधिक कर और जंगली सुअरों को मारने पर रोक। जय सिंह के द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर रोक लगाया गया था, जबकि जंगली सुअर किसानों को बहुत बुरी तरह से उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जय सिंह कहे कि आप इन्हें मार नहीं सकते। निमुचड़ा हत्याकांड घटित हो जाता है, कब होता है, 14 मई 1925 को।
यह अलवर जिले के बानसूर तहसील में स्थित है नीमुचड़ा। ठीक है, नीमुचड़ा हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925 को। नीमुचड़ा कहाँ है? तो अलवर जिले की बानसूर तहसील में है। यहाँ किसानों की सभा पर कमांडर छज्जू सिंह ने गोलीकांड करवाया, जिसमें 50 व्यक्ति और 160 पशु मारे गए थे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण। कि सबसे बड़ी बात कि अलवर का जो सिस्टम था भूमि के रूप से तो वो काफ़ी अग्रणी थे ही अलवर के, लेकिन यहाँ खुद को गोली मारने वाला कोई बाहरी नहीं था, खुद का अपना छज्जू सिंह था। इसने अलवर में गोली चलाई और 50 व्यक्ति मरे और 160 पशु भी मारे गए थे। तो पूछ लेता है कि अलवर किसान आंदोलन का दमन करता कौन है? तो छज्जू सिंह है। अलवर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो सीता देवी ने किया था। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। किसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है? छज्जू सिंह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपना होकर के भी इसने अपनों को मारा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायरशाही किसे कहा था? तो अलवर किसान आंदोलन के समय छज्जू सिंह के द्वारा चलाई गए गोली को या छज्जू सिंह के द्वारा किए गए कृत्य को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायरशाही कहा था। तो दोहरी डायरशाही याद रखिएगा, अलवर से संबंधित है। महात्मा गांधी ने कहा था कि समाचार पत्र में, यंग इंडिया में कहा था। इसे जलियांवाले बाग से भी विभत्स हत्याकांड बताया। किसने? गांधी जी ने। रियासत समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। किस समाचार पत्र ने अलवर किसान आंदोलन के दौरान हुए हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना किया? तो रियासत समाचार पत्र ने। नीमुचड़ा कांड के बाद करों की वृद्धि को वापस लिया गया तथा जंगली सुअरों को मारने पर रोक हटा ली गई थी। अतः हमारा अलवर का भी किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। विश्वद्वारी प्रथा, जो विश्वेदारी प्रथा थी, यह अलवर रियासत में प्रचलित थी। इसके अनुसार किसानों का अपनी भूमि पर स्वामित्व माना गया था और ये अलवर में मतलब जब किसान आंदोलन हुआ उसी समय विश्वेदारी प्रथा का आरंभ किया गया, अलवर रियासत में प्रचलित थी। इसके अनुसार किसानों को अपनी भूमि पर स्वामित्व माना गया था। बात करेंगे मेव किसान आंदोलन की, तो यह अलवर रियासत में किया गया था। मेव किसान आंदोलन कहाँ किया गया? तो अलवर रियासत में किया गया था। कारण क्या था? तो कर की अधिकता थी, कुरान की शिक्षा पर रोक थी। नेतृत्व किसने किया? तो चौधरी यासीन खां और मोहम्मद अली। ठीक है ना। सक्रिय संगठन कौन सा था? तो अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम। अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मेव किसान आंदोलन से है। ठीक है ना। मेव किसान आंदोलन किस रियासत में किया गया था? तो अलवर रियासत में किया गया था। नेतृत्व किया था चौधरी यासीन खान ने मेव किसान आंदोलन का और मोहम्मद अली ने। सक्रिय संगठन अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम था। यह आंदोलन सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हुआ था। कौन सा ऐसा किसान आंदोलन था जो सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हो गया? तो मेव किसान आंदोलन था जो सांप्रदायिक दंगों के रूप में परिणित हो गया। स्टार्ट तो हुआ ये किसान आंदोलन से, लेकिन परिवर्तित हो गया किस में? सांप्रदायिक दंगे में। अंग्रेजों ने जय सिंह को देश निकाला दिया और 1937 में पेरिस में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों द्वारा कुरान की शिक्षा पर लगी रोक हटा दी जाती है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मेव किसान आंदोलन के पीछे मुख्य कारण दो ही थे। पहले तो करों की वृद्धि, दूसरा आपका क्या था? कुरान की शिक्षा पर रोक। ठीक है। कौन सा ऐसा किसान आंदोलन था जो सांप्रदायिक दंगों के रूप में परिणित हो गया? तो वो मेव किसान आंदोलन था। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन की बात करें, बहुत छोटा सा है। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है किसे? मेवाड़ के जाट किसान आंदोलन को। ठीक है ना। 1880 में यह घटित हुआ। आरंभिक स्थल क्या था? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, आपको पता ही है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन किसे माना जाता है? तो मेवाड़ के जाट किसान आंदोलन को राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। अब बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में। मारवाड़ रियासत क्षेत्र की दृष्टि से राजपूतों की सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ की कुल कृषि भूमि का 87% भूभाग जागीर भूमि के अंतर्गत था और 13% खालसा भूमि थी। पूछ लेगा कि जागीर भूमि और खालसा भूमि का संबंध किस
किसान आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से है या मारवाड़ से है। क्यों? क्योंकि मारवाड़ की कुल भूमि का 87% भूभाग जो था वो जागीर भूमि थी और 13% जो थी वो खालसा भूमि थी। राजस्थान में सर्वाधिक तिहरा शोषण किस रियासत में था? तो मारवाड़ रियासत में था। शोषण की इकाई थी पहले नंबर पे जागीरदार, दूसरे पे राजा और तीसरे पे अंग्रेज। और ये थे तो हर जगह, लेकिन तिहरा शोषण का कार्य यहाँ पर होता था। बहुत ज़बरदस्त करों की यहाँ पे वसूली की जाती थी मारवाड़ रियासत में। तत्कालिक महाराजा कौन थे मारवाड़ के? तो उम्मेद सिंह थे। मारवाड़ रियासत में 1920 से 22 तक तोल आंदोलन चला, जिस कारण राजा द्वारा तोल की इकाई 100 तोला या सेर से घटाकर 80 तोला या सेर कर दी गई थी। मारवाड़ रियासत में या तोल आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तो मारवाड़ रियासत से है। तात्कालिक महाराजा कौन था मारवाड़ का इस आंदोलन के समय? तो उम्मेद सिंह थे। कारण क्या था? तो जो तोल की इकाई थी उसे 100 से घटा करके 80 कर दिया गया था मारवाड़ आंदोलन में। विरोध के बाद 1922 में यह इकाई पुनः 100 तोला कर दी गई थी। 1931 से 34 तक मारवाड़ में बिगोड़ी कर में वृद्धि को लेकर के खालसा किसानों का आंदोलन हुआ था। खालसा किसानों का आंदोलन किस कर के विरोध में हुआ था? तो बिगोड़ी कर में वृद्धि को लेकर के। 1934 में 3 आना प्रति रुपए की दर से भूमि कर घटा दिया गया था। ठीक है ना। आंदोलन का कारण क्या था? तो अत्यधिक कर व लागबाग, मारवाड़ रियासत से मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक को हटाना। ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र में मादा पशुओं के दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्षेत्र माना जाता था और यहाँ पे रोक लगा दी गई थी, रोक को हटा दी गई थी। पहले यहाँ पे था कि मादा पशु यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे या कोई नहीं ले जा सकता, और उसे हटा देना ही इस आंदोलन का प्रमुख कारण बना था। नेतृत्व किसने किया? तो जयनारायण व्यास ने किया था नेतृत्व मारवाड़ आंदोलन का। 1818 में चांदमल सुराड़ा ने मरुधर हितकार्डी सभा का गठन किया। बहुत महत्वपूर्ण है कि मरुधर हितकार्डी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो चांदमल सुराड़ा के द्वारा। मरुधर हितकारिणी सभा का गठन चांदमल सुराड़ा के द्वारा 1918 में किया गया था। 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया तथा नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। सबसे पहले पूछ ले, मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो 1918 में चांदमल सुराड़ा ने किया था मरुधर हितकारिणी सभा। लेकिन 1923 में जयनारायण व्यास ने, जो मरुधर हितकारिणी सभा थी, इसका नाम परिवर्तित कर दिया और मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था। ठीक है ना। मरुधर के जगह केवल मारवाड़ कर दिया था जयनारायण व्यास ने। 1924 में राजभक्तों द्वारा रियासत के समर्थन में राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया। इस आंदोलन के समय ही 1934 में भंवरलाल सर्राफ और उनके साथियों ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने किया? तो भंवरलाल सर्राफ और उनके साथियों ने किया था मारवाड़ आंदोलन के समय ही। 1938 में मारवाड़ जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना हुई। मारवाड़ जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना कब होती है? 1938 में। इसके विरोध में मारवाड़ रियासत के सहयोग से 1941 में बलदेव राम मिर्धा के नेतृत्व में मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया। इधर मारवाड़ जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना 1938 में होती है और इसी के विरोध में मारवाड़ रियासत के सहयोग से 1941 में बलदेव राम मिर्धा के नेतृत्व में मारवाड़ किसान सभा का गठन किया जाता है। मारवाड़ किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो मंगल सिंह कछावा थे मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। मारवाड़ किसान सभा का गठन किसने किया? तो बलदेव राम मिर्धा के नेतृत्व में मारवाड़ रियासत के सहयोग से किया गया था मारवाड़ किसान सभा का गठन। प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा मारवाड़ किसान सभा के। बात करते हैं 1942 में चंडावल नामक स्थान पर किसानों की सभा पर अत्याचार किया गया था। रोडू और मीठड़ी नामक गांव में भी किसानों पर अत्याचार हुआ था। बात करते हैं डाबड़ा हत्याकांड की। तो डाबड़ा हत्याकांड कब घटित होता है? तो 13 मार्च 1947। वर्तमान की बात करें तो डीडवाना। नेतृत्व किसने किया? तो मथुरादास माथुर के नेतृत्व में मारवाड़ प्रजामंडल और किसान आंदोलन के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए थे, परंतु जागीरदारों ने अत्याचार किया और 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उन 12 व्यक्तियों में 11 किसान थे और एक जागीरदार मेहताब सिंह थे।
ठीक है। डीडवाना हत्याकांड या डाबड़ा हत्याकांड दोनों के नाम से पूछा जा सकता है और कह देगा कि डाबड़ा हत्याकांड के दौरान किस जागीरदार की मृत्यु हुई थी, तो मेहताब सिंह की मृत्यु हुई थी। और किसानों में किसकी मृत्यु हुई थी, तो मुख्य रूप से रुघाराम, पन्नालाल, चुन्नीलाल, जग्गू जाट। ठीक है, जो 11 किसान थे इसमें रुघाराम, पन्नालाल, चुन्नीलाल, जग्गू जाट थे और एक जागीरदार मेहताब सिंह थे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा डाबड़ा हत्याकांड, डीडवाना हत्याकांड को। इस हत्याकांड के बाद भूमि कर में कमी की जाती है, साथ ही साथ किसानों की छीनी गई भूमि को भी लौटा दिया जाता है। 1949 में मारवाड़ टीनेंसी एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया था। किस एक्ट के द्वारा किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया, या आपसे पूछ ले तो अब जब पूछेगा कि किसानों को किस एक्ट के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया, टीनेंसी एक्ट। ठीक है, और पूछ ले किसानों की खातेदारी अधिकार प्रदान किस हत्याकांड के बाद किया गया, तो डाबड़ा हत्याकांड के बाद किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया। वैसे मुख्य रूप से मारवाड़ टीनेंसी एक्ट पारित किया गया था कब, 1949 में, जिसके द्वारा ये कहा गया कि भाई किसानों को खातेदारी अधिकार दिया जाता है। बात करेंगे बीकानेर किसान आंदोलन की। तत्कालिक महाराजा बीकानेर के कौन थे, तो गंगा सिंह जी थे। 1929 में जागीरदारों ने मिलकर जागीरदारा एसोसिएशन का गठन किया था। इसके संस्थापक कौन थे जागीरदारा एसोसिएशन के, तो दरबारा सिंह थे। ठीक है, जागीरदारा एसोसिएशन का संबंध किस आंदोलन से है, तो बीकानेर किसान आंदोलन से है। बीकानेर किसान आंदोलन के समय तत्कालिक महाराजा कौन था, तो गंगा सिंह जी थे। बीकानेर रियासत के महाजन ठिकाने में किसानों पर सर्वाधिक अत्याचार हुआ था। पूछ लेगा बीकानेर रियासत के किस ठिकाने पर सर्वाधिक अत्याचार हुआ था, तो महाजन ठिकाने पर। क्यों हुआ था, क्योंकि जो महाजन ठिकाना था यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आंदोलन के दमन हेतु महाराजा गंगा सिंह ने किसे भेजा था या कौन सा बिल पास किया, तो 1932 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट। नाम से तो लग रहा है बड़ा पब्लिक की सेफ्टी होगी, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट पास किया किसने, महाराजा गंगा सिंह ने। किस आंदोलन में, तो बीकानेर किसान आंदोलन में। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट पास किया इसे बीकानेर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। और इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट का नेतृत्व किसने किया, तो जगजीवन चौधरी ने किया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट पास किसने किया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट को, तो महाराजा गंगा सिंह ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को पास किया था, जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। नेतृत्व किया था जगजीवन चौधरी ने। सत्यनारायण सर्राफ, खूब चंद्र सर्राफ, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़ आदि को जेल की सजा दी गई थी। ठीक है ना। इस आंदोलन का कठोरता से दमन किया गया। ठीक है, बात करेंगे दुधवा खारा किसान आंदोलन। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं भाई, तो याद रखिएगा प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। दुधवा खारा आंदोलन बीकानेर रियासत में। वर्तमान में दुधवा खारा आंदोलन जहां हुआ था वो कहाँ पे है, तो बीकानेर रियासत में है। वर्तमान तात्कालिक दुधवा खारा किसान आंदोलन जब हुआ तो उस समय वो बीकानेर रियासत में था। और वर्तमान में किस जिले में है, तो चूरू जिले में है। जागीरदार कौन था दुधवा खारा का, तो ठाकुर सूरजमल सिंह थे। नेतृत्व किसने किया था, चौधरी हनुमान सिंह आर्य। कारण क्या था, तो किसानों को जोत से बेदखल करना था। राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाया, तो मघाराम वैद्य ने दुधवा खारा आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाया। महिला नेतृत्व किसने किया था दुधवा खारा आंदोलन में, तो खेतूबाई ने महिला नेतृत्व किया था। कांगड़ कांड होता है, कांगड़ कांड कब होता है, तो 1946 में। कहाँ पे होता है, तो रतनगढ़ तहसील में, चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में कांगड़ हत्याकांड होता है 1946 में। यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो खेतूबाई ने किया था कांगड़ कांड में भी। 1948 में किसानों को पुनः जोत का अधिकार दे दिया गया था। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करें तो शेखावाटी को वर्तमान सीकर चूरू झुंझुनू वाले क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता था। यहाँ पर आंदोलन शेखावाटी के सीकर क्षेत्र से आरंभ हुआ और सीकर के ठाकुर कल्याण सिंह ने भूमि कर में 1.5 गुना वृद्धि की, जिससे आंदोलन शुरू हुआ था। पूछ लेगा शेखावाटी किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो सीकर क्षेत्र से शुरू हुआ था। सीकर क्षेत्र के ठाकुर कौन थे, तो कल्याण सिंह थे। शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू क्यों हुआ, तो भूमि कर में 1.5 गुना की वृद्धि कर दिया था ठाकुर कल्याण सिंह ने, जिस कारण से शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू होता है सीकर से।
1921 में चौधरी हरलाल सिंह ने सीकर क्षेत्र में किसान पंचायत का गठन किया था। किसान पंचायत का गठन किसने किया था? तो चौधरी हरलाल ने किया था। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति और श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की थी। पूछ लेगा अमर सेवा समिति और श्री कृष्ण पुस्तकालय का स्थापना कहाँ किया गया था? तो चिड़ावा में किया गया था। प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी इसीलिए कहा जाता है। मास्टर थे ये, प्यारेलाल गुप्ता जी मास्टर थे और इन्होंने चिड़ावा में ही अमर सेवा एक समिति बनाई और श्री कृष्ण पुस्तकालय बनाया, जिस कारण से लोग वहाँ पुस्तकों को पढ़ने के बहाने आए और हमें आंदोलन के लिए बात करने, चर्चा करने का समय मिल पाए। तो अमर सेवा समिति और श्री कृष्ण पुस्तकालय किसने बनवाया? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। कहाँ पे बनवाया था? चिड़ावा में बनवाया था। इसीलिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आंदोलन करने के कारण इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ठीक है ना। खेतड़ी क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो प्याऊ आंदोलन चलाया गया था। नरोत्तम लाल जोशी ने झुंझुनू में जकात आंदोलन चलाया। चौधरी घासी राम ने नवलगढ़ क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किया था। नवलगढ़ क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो चौधरी घासी राम के द्वारा। नरोत्तम लाल जोशी ने झुंझुनू में कौन सा आंदोलन चलाया? तो जकात आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा। कहाँ पे? झुंझुनू में। प्याऊ आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? तो खेतड़ी क्षेत्र में प्याऊ आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का पंचपाना क्षेत्र में विस्तार हुआ, अर्थात 5 जगहों पर विस्तार हुआ था इस आंदोलन का, या पंचपाना क्षेत्र में विस्तार हुआ। नवलगढ़, डूंडलोद, बिसाऊ, मंडावा, मलसीसर। नवलगढ़, डूंडलोद, बिसाऊ, मंडावा और मलसीसर, ये 5 जगहों पर इसका विस्तार हुआ था, अर्थात 5 स्तर पर भी हम कह सकते हैं। नवलगढ़, डूंडलोद, बिसाऊ, मंडावा, मलसीसर। किसान नेता देसराज कहाँ के थे? भरतपुर के थे। और 1931 में राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा का स्थापना किया। किसने किया था? किसान नेता देसराज ने। ठीक है ना। देसराज ने पलथाना सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें 3 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। पूछ लेगा जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो देसराज के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? पलथाना सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन देसराज करवाते हैं। विशाल महिला सम्मेलन कटराथल सीकर कब होता है? 25 अप्रैल 1934 में। नेतृत्व किसने किया? तो किशोरी देवी, इनके पति थे हरलाल सिंह। भाषण उत्तमा देवी ने दिया था विशाल महिला सम्मेलन में। अन्य महिलाओं में दुर्गा देवी, रमा देवी, फूला देवी शामिल थी। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। बात करते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड की। कब होता है? तो 21 जून 1934 को होता है। यह हत्याकांड डूंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह द्वारा कराया गया था। पूछ लेगा कि जयसिंहपुरा हत्याकांड किसके द्वारा कराया गया? तो ईश्वरी सिंह के द्वारा कराया गया था। ईश्वरी सिंह कौन था? तो डूंडलोद के ठाकुर के भाई थे। इस घटना की जांच के लिए जयपुर रियासत की ओर से FS यंग को भेजा गया था। किस घटना की जांच के लिए जयपुर रियासत की ओर से FS यंग को भेजा गया था? तो जयसिंहपुरा हत्याकांड की जांच के लिए FS यंग को भेजा गया था। WT वेब नामक अधिकारी ने किसानों और जागीरदारों के मध्य समझौता कराया, परंतु लागू नहीं किया। खुंडी गांव कूदन गांव हत्याकांड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खुंडी गांव में मार्च 1935 में हत्याकांड होता है और कूदन गांव में अप्रैल 1935 में। ठीक है। तो खुंडी कूदन, मार्च में खुंडी 1935 में और कूदन गांव में अप्रैल 1935 में। खुंडी गांव हत्याकांड की चर्चा खंडुआ से प्रकाशित कर्मवीर समाचार पत्र में हुई थी। पूछ लेगा कि खुड़ी या खुंडी आप कह सकते हो। खुंडी गांव हत्याकांड की चर्चा किस समाचार पत्र से हुई थी? तो कर्मवीर समाचार पत्र से हुई थी। कर्मवीर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो खंडुआ से प्रकाशित होता था, जिसमें खुंडी गांव हत्याकांड के बारे में चर्चा की गई थी। इसके साथ साथ तरुण राजस्थान, डेली हेराल्ड, ये समाचार पत्र में भी इसकी चर्चा की गई थी। जमनालाल बजाज ने जन जागरण किया और ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया था। जयपुर प्रजामंडल ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। खुंडी गांव हत्याकांड जो था, जयपुर प्रजामंडल ने भी इसका समर्थन किया था। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कूदन गांव हत्याकांड की। इंपॉर्टेंट है ये कूदन गांव वाला। कूदन हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। किस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई? तो कूदन गांव हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। इसमें 4 किसानों की हत्या की गई थी कूदन गांव हत्याकांड में। चेतराम, तुलछाराम,
टीकूराम, आसाराम। ठीक है, कौन कौन था? तो किसान चेतराम, किसान तुलछाराम, किसान टीकूराम, किसान आसाराम। ये 4 किसान थे जिसकी हत्या कूदन हत्याकांड के अंतर्गत कर दी गई थी। ठीक है ना। और कूदन हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, मतलब आप समझ सकते हैं कितना चर्चित हुआ था। धापी देवी नामक वृद्ध महिला ने कूदन में आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, अर्थात कूदन में धापी देवी ने आंदोलनकर्ताओं को प्रेरित करने का कार्य किया था। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से भूमि कर में कमी की गई, अतः आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। कर्मवीर समाचार पत्र में खुंडी गांव हत्याकांड का, तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड में खुंडी गांव हत्याकांड का चर्चा होता है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कूदन गांव के हत्याकांड का चर्चा होता है। चेतराम, तुलछाराम, टीकूराम, आसाराम किसान का शहादत भी कूदन गांव हत्याकांड में हो जाता है। समझाने का कार्य किसने किया था? तो हीरालाल शास्त्री ने प्रयास किया, और जो खुंडी गांव और कूदन गांव है यहाँ पे शांति स्थापित किया, करों को कमी करने के लिए प्रेरित करवाया, अर्थात करों में कमी करवाई, और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो कैसा रहा है सेशन, कमेंट जरूर करिएगा। मेरी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ थी, समय कम है जिस कारण से। तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। पवन सुत एकेडमी, राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।